हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप एमसीक्यू पॉलिटिकल थ्योरी। कल की वीडियो में हमने कवर किया था वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के टॉप एमसीक्यू। आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में एक प्ले लिस्ट बनी है जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर आप देखेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएंगे। अब आज हम करेंगे पार्ट 2 पॉलिटिकल थ्योरी। आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज डिस्क्राइब पॉलिटिकल थ्योरी एज ए वर्ल्ड डिपेंडेंट रिफ्लेक्शन। हिंदी में देख लेते हैं। किसने राजनीतिक सिद्धांत का वर्ण शब्द आधारित चिंतन के रूप में किया है। इसको थोड़ा देखिए। ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट है दांते जन्मिनो, सेकंड है जर्गन हेबरमास, थर्ड है राजीव भार्गव, फोर्थ है बीखू पारिक। तो ये जो राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन है शब्द आधारित चिंतन, इंग्लिश में वर्ल्ड डिपेंडेंट रिफ्लेक्शन, ये किसने किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजीव भार्गव। इसका राइट आंसर क्या है, इसको मैं हेडलाइट कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इसका राइट आंसर है हमारा राजीव भार्गव। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए, ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी का फीचर है और इसमें से ये पूछा है कि इसमें से कौन सा नहीं है। नोट पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा, स्टडी ऑफ ग्रेट इशूज, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन बिहेवियर, एक्सप्लोरिंग द आइडियल स्टेट, फिलोसफिकल ओरिएंटेशन। हिंदी में देख लेते हैं, महान मुद्दों का अध्ययन, मानव व्यवहार का अन्वेषण, आदर्श राज्य का अन्वेषण, दार्शनिक वृत्ति। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन बिहेवियर जो है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी का फीचर नहीं है, मानव व्यवहार का अन्वेषण। बाकी ये तीनों जो हैं ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के फीचर हैं, आप इनको आसानी से याद रखिएगा। स्टडी ऑफ ग्रेट इशूज, एक्सप्लोरिंग द आइडियल स्टेट, फिलोसफिकल ओरिएंटेशन। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, अमंग द सपोर्टर ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच। देखिए, यहाँ पर ये जितने भी हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक हैं और इनके स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें से ये पूछा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है। हिंदी में देखिए, कौन सा युग सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं वन बाई वन इसको रीड करते हैं। सबसे पहले है हन्ना आरेंट। हन्ना एरेंट का देखते हैं हम। इन इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत के बीच असंगति। माइकल ऑक्सेट का है, फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का दार्शनिक विश्लेषण। जॉर्ज सेवाइन का है, हिस्टोरिकल स्टडी ए एप्रोप्रिएट अप्रोच, ऐतिहासिक अध्ययन उचित उपागम के रूप में। और फोर्थ है हमारे चार्ल्स मेरियम, थ्योरी टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। चार्ल्स मेरियम का है, मानव व्यवहार के नियंत्रण के लिए सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में पूछा है कि नॉट मैच, यानी कि इनकरेक्टली मैच है। तो सबसे पहले आप इन तीनों को याद रखिएगा। देखिए, ये ऊपर के फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये एकदम करेक्ट है। हन्ना अरेंट ने इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल थ्योरी बताया है। माइकल ऑक्सफोर्ड फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं। जॉर्ज सेवाइन हिस्टोरिकल स्टडी ए एप्रोप्रिएट अप्रोच की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ल्स मेरियम है ये रॉन्ग होगा, इसका ये इनकरेक्ट मैच है, इनकरेक्ट है, क्योंकि चार्ल्स मेरियम ने थ्योरी ऑफ कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर की बात नहीं की है। आप इन तीन को नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड कोबन। याद रखिएगा, अल्फ्रेड कोबन एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। टू डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए, डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन आते ही है, इसलिए आप इसको ध्यान से कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड कोबन, द डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी वाज एन आउटकम ऑफ। ऑप्शन देखते हैं हम, कोल्ड वार बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट सिस्टम। सेकंड है प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। थर्ड है नैरो थ्योरेटिकल एनालिसिस बाय कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट सिस्टम, राइज ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म। हिंदी में देखते हैं, अल्फ्रेड कोबा के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत पतन का परिणाम था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका आंसर हम देखते हैं। देखिए, ये जो है नैरो थ्योरेटिकल यानी कि संकीर्ण सैद्धांतिक विश्लेषण, पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं द्वारा संकीर्ण व्यवस्थित सैद्धांतिक विश्लेषण, ये इसका रोंग होगा, क्योंकि ये इसका आंसर होगा।
थर्ड, नैरो थियोरेटिकल एनालिसिस बाय कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट सिस्टम। अल्फ्रेड कोबन ने पतन का परिणाम जो बताया था वो क्या बताया था? पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं द्वारा संकीर्ण सैद्धांतिक विश्लेषण। ओके, इसे याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा असर्शन एंड रीजन। असर्शन हम देखते हैं, in order to understand the new role of political theory, it was imperative to identify it with political philosophy। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का जो न्यू रोल है उसे समझने के लिए ये आवश्यक है कि राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल जो फिलोसफी है उसे उसके साथ जोड़ा जाए। अब हम देखते हैं रीजन है हमारा, पॉलिटिकल थ्योरी क्रिटिकली डिस्कस द पेरेनाइल प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग मैन इन द सोशल एक्सिस्टेंस। मीन राजनीतिक सिद्धांत मनुष्यों के सामाजिक अस्तित्व की शाश्वत समस्याओं का आलोचनात्मक विवेचन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा असर्शन एंड रीजन का, इसका राइट आंसर होगा हमारा, पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो बाकी हम ऑप्शन नहीं देखेंगे क्योंकि इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, अमंग द फॉलोइंग whom does David Easton not consider responsible for the decline of political theory due to historicism? निम्नांकित में से डेविड ईस्टन किसे इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं मानते हैं? ऑप्शन देखते हैं हम, विलियम डनिंग, लियो स्ट्रॉस, थर्ड है चार्ल्स एच मैकलेविन, फोर्थ है हमारा जॉर्ज सेबाइन। तो इसमें से देखिए डेविड ईस्टन ने किसे इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं माना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा लियो स्ट्रॉस, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू विच इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म द थ्योरी शुड बी बेस्ड ऑन रिसर्च। व्यवहारवाद की किस बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए? देखिए, ये जो है व्यवहारवाद की जो विशेषताएं हैं, रेगुलरिटीज, प्योर साइंस, सिस्टेमाइटेशन, इंटेग्रेशन। तो इसमें से ये पूछा कि जो बौद्धिक आधारशिला है उसके अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा, हिंदी में देखिए, नियमितताएं, शुद्ध विज्ञान, व्यवस्थाकरण, एकीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, सिस्टेमेटाइजेशन यानी कि व्यवस्थाकरण। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए रखे हैं यहाँ पे। बिहेवियरलिज्म रिजेक्ट पॉलिटिकल थ्योरी एज ए मोरली कोरोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ आइडियाज विद नो प्रैक्टिकल रिलीवेंस। हिंदी में देखिए, व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत के विचारों के मात्र क्रमबद्ध और बौद्धिक इतिहास के रूप में जिसकी कोई व्यावहारिक प्रासंगिकता नहीं है, खारिज करता है। सेकंड है, द बिहेवियरलिस्ट क्लेम द नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी हैज स्ट्रेंथेड रिसर्च टूल्स इन पॉलिटिकल साइंस। व्यवहारवादियों का मत है कि मानकीय राजनीतिक सिद्धांत ने राजनीति विज्ञान के शोध उपकरणों को मजबूत किया है। थर्ड है, अब हम इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड, बिहेवियरलिज्म emphasize that overall behavior of an individual is the basic unit of analysis। हिंदी में देख लेते हैं, व्यवहारवाद इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति का पर्यवेक्षणीय व्यवहार विश्लेषण की मुख्य इकाई है। तो इसमें देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर थ्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री। फर्स्ट में किस चीज की बात की गई है कि व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत को विचारों के मात्र क्रमबद्ध और बौद्धिक इतिहास के रूप में जिसकी कोई व्यावहारिक प्रासंगिकता नहीं है उसे खारिज करता है। और थर्ड में बोला गया है कि व्यवहारवाद इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति का पर्यवेक्षणीय व्यवहार विश्लेषण की मुख्य इकाई है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, Which among the following is not a shortcoming of behavioralism? Is not, नोट पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारवाद की कमी नहीं है? इसमें से पूछा है कि ऐसा कौन सा है जो कि व्यवहारवाद की कमी नहीं है। तो इसको देखते हैं हम। बिहेवियरलिज्म इग्नोर द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इंटेलेक्चुअल। सेकेंड है हमारा, बिहेवियरलिज्म emphasize on what is theoretically important rather than on what is measurable।
व्यवहारवाद ने इस बात पर भी बल दिया है कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, यानी कि थियोरेटिकली इम्पोर्टेंट क्या है, ना कि इस बात पर कि किसका मापन हो सकता है। थर्ड है हमारा बिहेवियरलिज्म concentrate on phenomena that is readily observed that on covered factor with which contribute to change। व्यवहारवाद ने उस घटना पर जोर दिया जो सहजता से देखी जा सकती है, ना कि उन परीक्षण कारकों पर जो परिवर्तन में योगदान देते हैं। फोर्थ है हमारा बिहेवियरलिज्म वाज अनएबल टू डील विद द वैल्यू कंसर्न टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ए गुड सोसाइटी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा कि कौन सी व्यवहारवाद की कमी नहीं है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव है आप उस पर ध्यान दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कि व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया है कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, ना कि इस पर कि किसका मापन हो सकता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, बिहेवियर behavioralism emphasize on what is theoretically important rather than on what is measurable। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। देखिए बिहेवियरलिज्म से हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी बिहेवियरलिज्म से है। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट फॉर द पोस्ट बिहेवियरलिज्म, यानी कि ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म से है, उत्तर व्यवहारवाद से। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित सही कथन नहीं है। ऑप्शन देखते हैं हम इसके। ऑप्शन है इट एम्फेसाइज ऑन द अप्लाइड नॉलेज, इट फोकस ऑन मैक्रो लेवल एनालिसिस, इट एनालाइसिस द कंटेंट ऑफ डिसीजन, इट सपोर्ट द स्टेटस को। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें से ये पूछा है कि उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित सही कथन नहीं है, तो बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों उत्तर व्यवहारवाद के कथन है कि ये एक अनुप्रयुक्त ज्ञान पर बल देता है, इसे समष्टि विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है, ये निर्णय के 60 तत्व का विश्लेषण करता है। इसे आप शॉर्ट से याद रख सकते हैं, अप्लाइड नॉलेज, मैक्रो लेवल एनालिसिस, कंटेंट ऑफ द डिसीजन। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये यथास्थितिवाद का समर्थक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, यानी कि ये इज नॉट करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा नॉट रिलेटेड टू रिस्पॉन्डिंग टू बिहेवियरलिज्म एक्यूएशन ऑफ डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन के आरोप का प्रत्युत्तर देने से संबंधित नहीं है। ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन है हमारा एरिक बोगेलिन, माइकल ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस, पीटर लास्लेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पीटर लास्लेट। व्यवहारवाद द्वारा जो लगाए जा रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत के पतन के आरोप का जो उनका जो उत्तर दिया है, प्रत्युत्तर दिया है, उससे संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों जो है उनसे संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ स्कूल ऑफ थॉट एंड रिलेटेड ऑथर। यहाँ पर स्कूल दिए गए हैं और ऑथर दिए गए हैं। आइए देखते हैं, इसमें से पूछा है कि विचार संप्रदाय एवं संबंधित लेखक के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से स्कूल हैं। सबसे पहले है वियाना सर्किल, इसके हैं मोरिट शिल्क, कैम्ब्रिज स्कूल के हैं जॉन डन, फ्रैंकफर्ट स्कूल के हैं लोई अल्थुजर, शिकागो स्कूल के हैं हेरोड लासवेल। तो इसका जो इनकरेक्ट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, फ्रैंकफर्ट स्कूल लुई अल्थुजर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेविड ईस्टन इनपुट आउटपुट मॉडल। इनका इनपुट आउटपुट मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं ये क्या पूछा है। इसमें पूछा गया है कि डेविड ईस्टन के निवेश निर्गत प्रतिरूप से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। मीन इसमें कौन सा गलत है। ऑप्शन देखते हैं हम इसके। इट एम्स टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम, सेकंड है इट्स ओपन सिस्टम, इट्स ए सब सिस्टम ऑफ द सोशल सिस्टम, इट्स अ फ्लो मॉडल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा इट एम्स टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम। मीन ये साम्य व्यवस्था को स्थापित करने की ओर लक्षित है, ये इसका त्रुटिपूर्ण कथन है। बाकी ये कैसा है, एक ओपन सिस्टम है, ये एक सिस्टम, ये सब सिस्टम है सोशल सिस्टम का, और ये फ्लो मॉडल है। क्योंकि इसका जो अदर नेम है वो फ्लो मॉडल भी है, इसलिए ये इसको याद रखिएगा इनपुट आउटपुट को कि ये एक फ्लो मॉडल है।
नेक्स्ट है हमारा मैचिंग लिस्ट। लिस्ट दे रखी है, फर्स्ट लिस्ट है और सेकंड लिस्ट है। इसमें नेम ऑफ अप्रोच दिए रखे हैं, बेसिक फीचर ऑफ द अप्रोच दिए रखे हैं। सबसे पहले है हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शन, इंस्टीट्यूशनलिज्म, पॉलिटिकल कल्चर, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। अब इसमें देखते हैं कि कौन से अप्रोच में किस चीज़ की स्टडी की गई है। तो सबसे पहले है हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शन। स्ट्रक्चरल फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें बात की गई है हमारी स्टडी ऑफ इनफॉर्मल रूल दैट गवर्न इंस्टीट्यूशन। सॉरी एक मिनट। देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म की जो बात की गई है, इसमें बात की गई है हमारी स्टडी ऑफ पॉलिटिकल, एक मिनट, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल, ऑप्शन नंबर 3, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन द ब्रॉडेस्ट सेंस। और ए का 3 यहाँ पर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में। बी का 1 इंस्टीट्यूशनलिज्म में किसकी बात की गई है, स्टडी ऑफ फॉर्मल लीगल रूल्स। पॉलिटिकल कल्चर में किसकी बात की गई है, पॉलिटिकल कल्चर में देखिए आप कल्चर से एटीट्यूड को मैच कर सकते थे, पॉलिटिकल कल्चर। और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में बात की गई है इनफॉर्मल की। देखिए फॉर्मल है हमारा इंस्टीट्यूशनल और न्यू इंस्टीट्यूशनल है इनफॉर्मल, इसको आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बाकी आप इसको रीड कर लीजिएगा। ये यहाँ पर हिंदी में दिया है कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद, व्यापक अर्थ में राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन, संस्थावाद, औपचारिक वैधानिक नियमों का अध्ययन, राजनीतिक संस्कृति, जनता की मूलभूत अभिव्यक्तियों के अध्ययन, नव संस्थावाद, अनौपचारिक नियमों का अध्ययन जो संस्था को चलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा द अप्रोचेज अडोप्टेड बाय न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म टू स्टडी इनफॉर्मल रूल इज। अनौपचारिक नियमों के अध्ययन के लिए नव संस्थावाद ने जो उपागम अपनाया है वह है फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, सोशियोलॉजिकल अप्रोच या लीगल अप्रोचेस। देखिए अभी ऊपर भी न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात की गई है और नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हमारा न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से है, तो इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर 3, सोशियोलॉजिकल अप्रोच उपागम। अनौपचारिक नियमों के अध्ययन के लिए नव संस्थावाद ने जो उपागम अपनाया है वो कौन सा है, समाजशास्त्रीय उपागम। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ द स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रकार्यवाद की प्रमाणिक आलोचना नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, इट इज मेनली कंसर्न विद ए सिस्टम सर्वाइवल, ये मुख्य रूप से व्यवस्था के अनुरक्षण से संबंधित है। सेकंड है, इट इज आइडियोलॉजिकल इनक्लिन टूवर्ड कंजर्वेटिज्म, वैचारिक रूप से ये रूढ़िवाद की ओर झुकी हुई है। थर्ड है, इट इज नॉट सूटेड टू एनालिसिस ऑफ पावर रिलेशंस इन अ सोसाइटी, समाज में शक्ति संबंधों का विश्लेषण करने के लिए ये सिद्धांत उपयुक्त नहीं है। इट प्रोजेक्ट वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड, ये सिद्धांत पाश्चात्य पूंजीवादी व्यवस्था को विकासशील विश्व के लिए उपयुक्त बताता है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी संरचनात्मक प्रकार्यवाद की प्रमाणिक आलोचना नहीं है, तो इसमें कौन सी आलोचना नहीं है, आप ध्यान से रीड कीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, इट प्रोजेक्ट वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड। ये क्या है, ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं है स्ट्रक्चरल फंक्शन का। बाकी ये जो 1 2 3 ऑप्शन है ये इसके एक वैलिड क्रिटिसिज्म है कि ये मेनली कंसर्न करता है विद द सिस्टम सर्वाइवल पर, ये आइडियोलॉजिकली इंक्लिन टूवर्ड है कंजर्वेटिज्म से, इट इज नॉट सूटेड है टू एनालिसिस ऑफ पावर रिलेशन इन अ सोसाइटी। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा टू विच स्ट्रीम ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म जेम्स मार्च एंड जॉन पी ऑल्सन आर रिलेटेड टू। इसमें पूछा है कि जेम्स मार्च और जॉन पी ऑल्सन का संबंध नव संस्थावाद की किस धारा से है। याद रखिएगा इन दोनों का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां पर न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात की जाएगी जेम्स मार्च और जॉन पी ऑल्सन का नाम जरूर आएगा। तो अब देखते हैं ये कौन सी विचार किस धारा से संबंधित है। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, नॉर्मेटिव, रैशनल चॉइस, हिस्टोरिकल, एक्टर सेंट्रिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नॉर्मेटिव। देखिए
जेम्स मार्च और जॉन पी ओल्सन कौन सी नव संस्थावाद की किस धारा से जुड़े हैं? तो ये मानकीय संस्थावाद से जुड़े हैं, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है एक्यूसेशन ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ऑन बिहेवियरलिज्म टू नॉट इंक्लूड। नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद पर जो आक्षेप लगाए हैं उनमें सम्मिलित नहीं है। मैथोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म, रिडक्शनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, इंटरनलाइजेशन। देखिए पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, अपचयवाद, उपयोगितावाद, अभियांत्रिकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा 48 का हमारा अभियांत्रिकरण यानी कि इंटरनलाइजेशन। नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद पर कुछ आक्षेप लगाए हैं और उसमें जो है ये इंटरनलाइजेशन नहीं है। और बाकी ये जो मैथोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म, रिडक्शनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, बाकी ये जो है सारे बताए गए हैं, तो इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू सी राइट मिल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। पावर एलाइट कॉम्प्राइज ऑफ। देखिए सी राइट मिल की बुक है ये पावर एलाइट, इसमें क्या सम्मिलित है? सबसे पहले देखते हैं हम बिग बिजनेस, मिलिट्री एंड मीडिया, बड़े व्यवसाय, सेना और मीडिया। सेकंड है पॉलिटिकल कलीग्स, मीडिया एंड ब्यूरोक्रेसी। थर्ड है मिलिट्री, मीडिया एंड पॉलिटिकल कलीग्स। फोर्थ है हमारा बिग बिजनेस, पॉलिटिकल कलीग एंड मिलिट्री। तो जो ये सी राइट मिल की जो पावर एलाइट है इसमें क्या सम्मिलित है? इसमें सम्मिलित हैं बिग बिजनेस, पॉलिटिकल कलीग एंड मिलिट्री, बड़े व्यवसाय, राजनीतिक गुट और सेना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि हम ये 20 क्वेश्चन है, 20 यानी कि 20वां क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के कर चुके हैं, अगर नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। आइए पहले हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, इसका जो फर्स्ट थिंकर है वो है विल्फ्रेड पेरेटो, गैटेनो मोस्का, रॉबर्ट मिसेल्स, मैक्स वेबर। देखिए इसमें जो है एक बहुत ही ज़्यादा इजी है जो कि आपको सभी को याद होगी। इसमें रॉबर्ट मिसेल्स की आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, लेकिन इससे हमारा आंसर नहीं आएगा क्योंकि सी के वन यहाँ पर 3 जगह दिए हैं। पेरेटो की अगर हम बात करें तो इसका पेरेटो का गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग एलाइट ये बहुत ही इजी है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं कि गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग एलाइट्स की बात किसने की है? विल्फ्रेडो पेरेटो ने। इस तरीके से हम देखते हैं ए का 2 हमारा कहाँ पर है? ए का 2 हमारा है फर्स्ट में और थर्ड में। उसके बाद हमारा सी का 1 अभी भी आंसर हमारा नहीं आया। उसके बाद हम बात करते हैं गेटेनो मोस्का की। गेटेनो मोस्का ने किसकी बात की है? गेटेनो मोस्का ने बात की है कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। मैक्स वेबर ने किस चीज़ की बात की है? कंपटीशन फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप। इस तरीके से देखिए ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनको चारों को याद रखिएगा। परेटो ने बात की है गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग, मॉस्का ने बात की है कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रॉबर्ट मिसेल्स ने बात की है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, मैक्स वेबर ने बात की है कंपटीशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल लीडरशिप। देखिए मैं आप ये तो थे आज के हमारे टॉप पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़कर जाती हूँ, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे कि ये किसने बताया है। आयरन लॉ ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका आप आंसर बताकर जाइए कि आयरन लॉ ऑफ डेमोक्रेसी किसका कॉन्सेप्ट है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन। अगर आपको समझ आए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।